प्रकार का मामला हुआ है और टोंक के अंदर पुलिस वालों को ऐसे बेहिसाब पीटा गया है कि जिसके बाद में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जाने माने वकील गोवर्धन सिंह जी परिहार हैं। गोवर्धन जी, क्या ये मामला है और आपने सुनने में आया है कि आपने भी एक जनहित याचिका लगाई है, साथ ही के अंदर कुछ और कानूनी प्रक्रिया भी कर रहे हैं पुलिस के पक्ष में? टोंक में कर्फ्यू के दौरान जब पुलिसकर्मी कुछ समुदाय विशेष के लोगों को घर के अंदर रहने के लिए यानी कानून की पालना करने के लिए कह रहे थे, तो उन लोगों ने लाठियों से, सरियों से और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। ये पुलिसकर्मी जो है सिपाही लेवल के लोग थे। कईयों के सिर फूट गए और पूरे देश में नेशनल न्यूज़ बनी इस बात की। और जब उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई तो उस एफआईआर में केवल मात्र 20 लोगों को नामजद किया गया और 20 लोगों का सबका जो जन्म वर्ष है वो 2002 रखा गया। नहीं, आप ये बात बताइए कि पहले तो आप ये बोल रहे हैं कि समुदाय विशेष का कोई इस प्रकार से कोई मोहल्ला अलग से है क्या, कोई समुदाय विशेष का जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए, टोंक में कसाई मोहल्ला जो है वहां पर ये कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिसकर्मी गए थे और उस समुदाय विशेष के लोगों ने मिल करके और अचानक सिपाहियों पर हमला कर दिया। सिर फूट गए, सिपाही अस्पतालों में भर्ती हैं और ये सब सारी स्थिति हुई है। और आप कल्पना करिए कि क्या सभी के सभी आरोपी 2002 में जन्मे थे? मतलब आप ये कहने का, एक मिनट गोवर्धन जी, आप ये कह रहे हैं कि सभी के सभी आरोपियों की एक ही उम्र है? पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 20 आरोपी जो पकड़े गए हैं सबकी जो जन्म वर्ष है 2002 है। इससे संदेह पैदा होता है कि सरकार उनको नाबालिग दिखा सकती है या नाबालिग दिखाने का षड्यंत्र हो सकता है। गोवर्धन जी, आप ये बात बताइए कि सरकार इस प्रकार से क्यों करने वाली है? सरकार के तो जो पुलिस वाले हैं सरकार का ही एक तरीके से हिस्सा होते हैं, उनको अगर न्याय मिले तो सरकार तो इसके लिए काम करेगी। और 2002 अगर लिखा है, मान लीजिए, क्योंकि उनकी उम्र हो सकता है पता नहीं हो, उनके नाम पता नहीं हो, इसलिए उनकी उम्र 2002 लिखी हो। आप देखिए, कोरोना वॉरियर जितने भी हैं, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, इनके खिलाफ देश में जहां भी मारपीट अथवा घटना हुई है वहां एनएसए जैसे सख्त कानून लगा करके इनको बंद किया गया है और वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत ही कम हुई है या अथवा नहीं हुई है। राजस्थान में ये जो घटना हुई है ये कोई छोटी घटना नहीं है। इनको केवल आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना और 20 के 20 मुलजिमों की जन्म वर्ष 2002 दिखाना और जो 30-40 अन्य मुलजिम थे उनमें गिरफ्तारी नहीं होना अभी तक, यह प्रदर्शित करता है कहीं न कहीं सरकार की भूमिका संदिग्ध है। अच्छा, ये बताइए 2002 दिखाने में आपको क्या इसके अंदर है ना परेशानी नजर आ रही है? देखिए, कोई जो नाबालिग है और उस नाबालिग ने चाहे जानलेवा हमला किया है चाहे कोई अन्य अपराध किया है, उसको कड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। आपको याद होगा निर्भया केस, जिसमें नाबालिग को, आप ये कह रहे हैं कि 2002 दिखाकर 18 से कम दिखा के नाबालिग दिखा के सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार तो खुद ही, पुलिस है जो है वो सरकारी तो है। देखिए, यहां पर पुलिस का सिपाही फूटा है सिर, आप किसी आईपीएस का नहीं फूटा सिर, आप ये याद रखिएगा। और सिपाही जो है पुलिस में की तरह होते हैं और आज वो उच्चाधिकारी जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो जो 30-40 अन्य लोग थे उनको गिरफ्तार करके अब तक में जेल में डाल देना चाहिए था, वो नहीं डाला गया। और उनके जन्म वर्ष जो है 2002 सबके दिखाना और ये सारी चीजें जो है वह इंगित करती है कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में बड़े उच्चाधिकारी काम कर रहे हैं और वो सिपाही जो पुलिस में आवाज नहीं उठा सकते वो आज अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो पुलिस की जो आवाज है उसको आपने उठाने का काम किया है, ये तो हम भी समझ रहे हैं कि आप हमेशा से इस प्रकार के जो मसले हैं वो उठाते रहे हैं। मगर आप ये बताइए कि इसके अंदर जो जनहित याचिका आपने लगाई है वो क्या लगाई है और वो उसका क्या प्रयोजन है? देखिए, इस मामले में हमने जो पहली कार्रवाई की है वो तो यह कार्रवाई की है कि जिन पुलिसकर्मियों का सिर फूटा है और उन पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों का भी मानवाधिकार है और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, इन पुलिस वालों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमारे लॉ चैम्बर द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहला काम तो इस मामले में यह किया गया ताकि सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये पूछे कि इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई, पहला। दूसरा, एक जनहित याचिका में कल हमारी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उसमें भी जनता को जो पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, कहीं व्यक्तिगत रंजिश निकाली जा रही है, कहीं पर गाड़ियां जो है उनकी सीज कर दी गई है लेकिन कोर्ट्स में वकील को जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा जो जनता को आने वाली परेशानियां हैं, जो पुलिस के द्वारा, पुलिस को जो कानून की पालना के लिए लगाया गया था और कुछ पुलिसकर्मी उस कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसके लिए हाईकोर्ट को
जो है हमने जनहित याचिका के माध्यम से अप्रोच किया है और हाईकोर्ट पुलिस को जो है कानून की पालना के लिए बाध्य करे, इस आदेश के लिए हम लोग कल वहां पर पैरवी करेंगे। एडवोकेट साहब ये बताइए कि जो मासूम पत्थरबाज हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं, उनके ऊपर ज्यादा सख्ती करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, देश संकट में है, देश नहीं पूरी दुनिया संकट में है, और अगर मासूम पत्थरबाज चाहे वो किसी भी समुदाय जाति धर्म का है, मैं कह रहा हूं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो नाबालिग भी तो हो सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि वो नाबालिग भी हो सकते हैं। क्या पता उनको पता नहीं हो कि कोरोना से उनको बचाने के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं होता। मेरा न्यायिक विवेक यह कहता है कि 20 के 20 मुलजिम जो है नाबालिग हों, यह संभव नहीं है, और ये 20 मुलजिमों के अलावा 30-40 लोग एफआईआर में और हैं अन्य, वह भी नाबालिग हो, ये संभव नहीं है। और अगर ऐसे भटके हुए नाबालिग हैं तो भी इनकी मेडिकल जांच कराई जाए कि ये नाबालिग हैं या नहीं, इसके अलावा इनके शैक्षणिक दस्तावेज देखे जाएं ये नाबालिग हैं कि नहीं। उसके बाद यदि ये नाबालिग नहीं पाए जाते हैं और या नाबालिग पाए जाते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में कानून के अनुसार जो जो सख्त कार्रवाई है वह सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। आप इसको एक और बात बताइए, जो हवलदार जो घायल हुए हैं, ओंकार जाट करके हैं, जो इस मामले में केवल वो सिपाही एक देशभक्त व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सीमा पर लड़ने की बजाय देश के अंदर लड़ रहा है, और हमारे देश के नागरिक ही उसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मुझे तो उसकी कोई जाति धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे तो केवल यह लगता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए यानी देश की जनता के लिए एक युद्ध लड़ रहा है, एक छद्म युद्ध लड़ रहा है, और वह युद्ध हमारी सबकी और हमारे परिवारजनों की जान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मासूम है, उनको एजुकेशन की कमी हो सकती है, उनको पता नहीं है, वो भटके हुए नौजवान हैं। हो सकता है कि क्योंकि इसके अंदर आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि जो बेचारे भटके हुए लोग होते हैं उनको इस प्रकार से साजिश का हिस्सा बना लिया जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इन भटके हुए नौजवान यदि हैं भी तो इनको आप सख्त से सख्त सजा जेल में डालकर दीजिए, और जो ताकि बाकी जो बचे हुए भटके नौजवान है ना वो सही रास्ते पर आ जाएं, ऐसा मेरा मानना है। जी गोवर्धन जी, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इस मामले के अंदर, जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो उचित कदम नहीं उठा रही है, जबकि दूसरी जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की हो चाहे दूसरी अलग अलग सरकारें हैं वो सख्त कदम उठा रही हैं? देखिए, सरकार अगर इस मामले में भी वोट बैंक की राजनीति करती है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। इसके अलावा कानून भी अपना काम करेगा। इस मामले में जो पीड़ित परिवार है यदि वह न्यायिक मदद चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले पड़े हैं। इसके अलावा ये जो भटके हुए नौजवान हैं उन भटके हुए नौजवानों को दंडित करने के लिए हाई कोर्ट स्वविवेक से भी कोई मामला दर्ज करके और प्रसंज्ञान ले सकता है। ऐसी अवस्था में इनको खुली छूट नेताओं के इशारों पर नहीं दी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल गोवर्धन जी, इस मामले के ऊपर आगे भी जो आप कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर भी कल हम आपसे चर्चा करेंगे, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो भटके हुए नौजवान हैं वो अपना भटकना छोड़ देंगे और सरकार कुछ ना कुछ इस प्रकार से फैसला भी लेगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन जी। धन्यवाद।